हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजुकाते। और आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू टॉपिक से जो कि है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पार्ट, प्रीवियस वीडियो में हमने क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट किया था। अब हम करने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसका फर्स्ट पार्ट जो कि है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। इसमें हम समझेंगे कि हम न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं प्लांट के अंदर। इसके दो पार्ट्स और इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न्स, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, लेकिन पहले हम करेंगे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसमें टू मेन टर्म्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनमें वर्ड आता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब बड़ा और ज्यादा, दोनों वेज में यूज होता है। मैक्रो यानी बड़ा भी और ज्यादा भी। तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, मोर न्यूट्रिएंट्स, वो मतलब वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे इसमें टोटल 6 होते हैं। एक तो होता है नाइट्रोजन, ये है फॉस्फोरस, ये है के यानी पोटेशियम, आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। Mg यानी मैग्नीशियम, Ca यानी कैल्शियम और S यानी सल्फर। अब यहां देखो माइक्रो हमें पता है जो बहुत छोटा होता है साइज में, है ना, बहुत छोटा, या फिर आप कह सकते हो बहुत कम है। तो कम यानी रिक्वायर्ड लेस इन क्वांटिटी। प्लांट को वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड नहीं होता, पर फिर भी वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका एग्जांपल आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, क्लोरीन, कॉपर, और ये एमओ क्या है, मॉलीबेडेनम। ये भी एक टाइप का माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट को चाहिए होता है। अब देखो, ये नाम तो पढ़ लिए, हमें पता भी चल गया कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और अब हम इन प्लांट्स को देंगे कैसे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कैसे करवाएंगे, है ना। मतलब सॉइल के अंदर जो वो है वो तो है ही, और अगर वो खत्म हो गए तो उनको रिप्लेनिश कैसे करेंगे, उसका भी एक तरीके होते हैं जिनको हम कहते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। ये मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी प्लांट को। मैन्योर्स वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, पर फर्टिलाइजर्स वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड करते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू दिस, इसके अंदर सबसे पहले मैन्योर्स पढ़ेंगे। तो मैन्योर क्या होता है? इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस, नाम से पता लग रहा है नेचुरल है। नेचुरल यानी नेचर से बना हुआ, ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। डीकम्पोजिशन यानी किसी चीज का गल जाना, और वेस्ट लाइक वेस्ट मटेरियल आएगा, वेस्ट मटेरियल लाइक एनिमल एक्सक्रीटा, फिशीज, वेजिटेबल पील्स एक्सेट्रा। एनिमल एक्सक्रीटा, फिशीज, वेजिटेबल पील्स, ये जितनी भी चीजें है ना, इनसे कोई भी चीज जो मैन्योर्स होते हैं, इन सब चीजों से हम मैन्योर्स बना सकते हैं। ओके, वैसे भी मैन्योर्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे ग्रीन मैन्योर हो गया और कंपोस्ट हो गया, और ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। वैसे इट इंक्रीजेस सॉइल्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब देखो, जितना ज्यादा वाटर सॉइल अब्सॉर्ब कर पाएगी, उतना ही ज्यादा दिन जो प्लांट्स है वो फर्टाइल रह पाएंगे। कैसे? प्लांट्स को अपना जो प्रोसेस है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसे अब्सॉर्ब मतलब उसे करने के लिए उन्हें वाटर रिक्वायर्ड होता है। और वाटर वो कहां से लेंगे? रूट से लेंगे, सॉइल से। रूट से सॉइल, मतलब रूट जो है वो सॉइल में होती है, और सॉइल से वाटर अब्सॉर्ब करते हैं। अब मान लो कि बहुत ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, आपने जितना पानी डाला सारा सॉइल ने सोख लिया, फिर आपने और डाला वो भी सोख लिया, तो मतलब सोखती जा रही है। तो जितने ज्यादा वो पानी एक साथ सोख लेगी, उतना ही कम फ्रीक्वेंटली आपको पानी डालना पड़ेगा। एक साथ ही आपने बहुत ज्यादा चीज कर दी, तो फिर बाद में बहुत टाइम बाद आप वो करो तो भी फर्क नहीं पड़ता। मेक सॉइल पोरस, फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखो, सॉइल पोरस हो जाएगी, जैसे
कहते हैं ना अर्थवर्म इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर। क्यों? क्योंकि वो जैसे मतलब मूवमेंट करता है कहीं पे भी तो वो होल्स कर देता है उसके अंदर, और जो हमारी जो सॉइल होती है उसको पोरस बना देता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सॉइल के अंदर इजीली गैसेस जा सकती है। इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा जब उसकी क्वालिटीज इंप्रूव होती है। इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। अब देखो ये तो ऐसा तो कोई है नहीं कि हमने बनाया ये जो हम जो चाहे उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल दिए। फॉस्फोरस हाँ डाल दो, नाइट्रोजन डाल दो, पोटेशियम डाल दो, जिंक अरे रहने दो, ये जरूरी नहीं है इतना माइक्रो न्यूट्रिएंट। नहीं, इस टाइप से हमने नहीं बनाया। तो इसमें कोई भी रैंडम न्यूट्रिएंट मिलेगा, कोई भी, चाहे वो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड हो चाहे नहीं हो, इसमें हर टाइप का न्यूट्रिएंट मिलेगा। ये कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, हो सकता है कम ज्यादा अमाउंट भी हो जाए। और नेक्स्ट है डज नॉट इजीली डिसॉल्व इन वाटर। अब देखो कोई चीज सॉलिड होती है तो उसको, जैसे एक तो आप चीनी को पानी में मिला रहे हो, है ना, और एक आप लिक्विड शुगर सिरप होती है उसको पानी में मिला रहे हो। शुगर सिरप इजीली मिल जाएगी, रूह अफ़ज़ाई देख लो वो इजीली मिल जाती है। वो क्या होता है, फ्लेवर्ड शुगर सिरप ही तो होती है ना, उसके अंदर उसे वाटर में डालते हो इजीली मिला सकते हो। पर वही चीनी डालोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसे मिलाने में। क्यों? क्योंकि जैसे सॉलिड होता है उसको टाइम लगता है। सिमिलरली इसमें भी यही होगा, वो सॉलिड होने के कारण उसे बहुत टाइम लगेगा पानी में डिसॉल्व होने के लिए। और वैसे भी हम जब वाटर डालते हैं खेतों में तो उसे डिसॉल्व होना ही पड़ेगा, जिससे सॉइल उसे ऑब्जॉर्व कर पाए। सॉइल सिर्फ लिक्विड को ऑब्जॉर्व करेगी, सॉलिड को नहीं करेगी। रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, मतलब जैसे क्या होता है, मान लो मैंने कोई भी एक क्रॉप उगाई, उसे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। अब क्या हुआ, वो क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग करते करते उसने सारा नाइट्रोजन अब्सॉर्ब कर लिया, है ना। फिर अगर मुझे नेक्स्ट क्रॉप उगाना है, मान लो मैं वही क्रॉप उगा देता हूं तो वो तो उग ही नहीं पाएगी क्योंकि उसे नाइट्रोजन चाहिए। अब जो उगा रहे हैं, और पहले भी नाइट्रोजन वाली थी तो अब नाइट्रोजन तो खत्म हो गया, अब फिर से हम वही उगा रहे हैं, उसे नाइट्रोजन मिलेगा ही नहीं, तो सरवाइव कैसे करेगी, है ना। तो फिर ये क्या काम करता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स जो डिप्लेनिश हो गए हैं, डिप्लीट हो गए हैं, उनको रिप्लेनिश कर देता है ये। तो मैन्योर का काम था। अब हम आते हैं फर्टिलाइजर पे, जो कि आर्टिफिशियल मैन्योर कह सकते हैं आप उसको। कैसे? क्योंकि वो बस आर्टिफिशियल होता है, मैनमेड होता है, पर वो होता है एक टाइप से, मतलब सॉइल को फर्टाइल करने के लिए ही होता है। सॉइल की मतलब सॉइल के प्रोडक्शन, क्रॉप के प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के ही काम आता है। ओके चलो आते हैं, अब आते हैं फर्टिलाइजर्स। अरे यार क्या यार, शुरू होते ही मार कर गिर गया। अब आते हैं फर्टिलाइजर्स पे। तो सबसे पहले फर्टिलाइजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर्स दे आर ह्यूमन मेड सब्सटेंसेस। अब देखो ये ह्यूमन मेड होते हैं, ह्यूमन मेड से यानी हमने, ह्यूमंस ने खुद ही बनाया। आर्टिफिशियल होते हैं, सीधी सी बात है, सिंथेटिक होते हैं, आर्टिफिशियल होता है, फैक्ट्रीज में बनते हैं, ह्यूमन बनाते हैं इनको, ये नेचुरल नहीं होते। ओके, दे कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं इनके अंदर और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके बारे में आप 10th में समझोगे। और अगर आप आगे केमिस्ट्री के लिए ऑप्ट करते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इन सब के बारे में, क्योंकि ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके बारे में आप सीखोगे भी। तो चलो टॉपिक पे आते हैं फिर से। दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। मैंने आपके लिए वर्ड यूज किया था ये वाला पिछली स्लाइड में, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, यानी इसमें कुछ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि न्यूट्रिएंट्स में, जैसे मान लो नाइट्रोजन खत्म हो गया, अभी जस्ट ही बताया था शायद आपको, नाइट्रोजन खत्म हो गया तो फिर नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करने के लिए आप वो फर्टिलाइजर यूज करोगे जिसमें नाइट्रोजन अच्छे अमाउंट में है ना, जिससे नाइट्रोजन उसके अंदर फिर से रिवाइव हो जाएगा। तो वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि वो मैनमेड है, उनमें हम कोई भी चाहे तो न्यूट्रिएंट प्लांट कर सकते हैं, उनमें डाल सकते हैं और वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हो जाते हैं। दे डिसॉल्व इजीली इन वाटर। अब वो इजीली डिसॉल्व कैसे हो जाते हैं? अब हमें पता है कि जब भी हम फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं तो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं,
लिक्विड, पर वो बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है, वो इधर उधर फैल जाती है। और पानी में, लिक्विड में आप लिक्विड डालोगे तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, है ना, जैसे शुगर सिरप को हम पानी में डालते हैं तो इजीली डिसॉल्व हो जाती है, ये एग्जांपल दिया था। दे आर कॉस्टली। अब देखो फैक्ट्रीज में बनते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली बनते हैं ये, क्योंकि इनमें हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, और साथ में कोई भी चीज मैनमेड होगी तो उसकी कॉस्ट नेचुरल चीजें से ज्यादा ही होगी, है ना। प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनती है, मतलब जनरली यही होता है। ऐसे तो आप कह दो कि गोल्ड नेचुरल होता है, पर वो थोड़ी अलग चीज हो गई। इट्स एक्सेस यूज माइट डैमेज द सॉइल। अगर हम इसको ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर देते सॉइल के, मान लो हम सोच रहे हैं कि यार जल्दी से फर्टिलाइज कर दो, तो उसके लिए हम बहुत सारा फर्टिलाइजर स्प्रे कर दे, तो हो सकता है सॉइल खराब भी हो जाए एकदम, फिर वो किसी फर्टिलाइज होने के, मतलब उस पर क्रॉप उगा ही नहीं सकते आप, इरिगेशन के लायक ही ना रहे वो। और साथ में इट्स लॉन्ग टर्म यूज कैन रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी। इसलिए कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर लंबे टाइम तक यूज नहीं करना चाहिए, बीच बीच में लैंड को, है ना, खाली भी छोड़ देना चाहिए, कभी कभी दूसरे न्यूट्रिएंट वाली क्रॉप भी लगा लेनी चाहिए, या फिर एक खेत में अलग अलग क्रॉप भी लगा लेनी चाहिए, है ना। अब ये जो मैंने आपको चीजें बताई ना तीन, ये क्रॉपिंग पैटर्न्स है, इनके बारे में भी हम समझेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये पढ़ते हैं, इनसे सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो सकती है, इसीलिए हमें मैन्योर्स यूज करने चाहिए, क्योंकि वो कभी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म नहीं करते। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी है। एनपीके मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये एक टाइप का फर्टिलाइजर है। इसमें स्पेसिफिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, यानी पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये प्रेजेंट होते हैं, जिससे यूजफुल रहता है। पर फिर भी वही बात है, सिंथेटिक होता है और आर्टिफिशियल होता है। NH4NO3, अब ये क्या है, ये तो मतलब ये तो एक फॉर्मूला लिख दिया मैंने कंपाउंड का, है ना। ये NH4 यानी अमोनिया, और यहां पे NO3 नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट को ही हम कहते हैं NH4NO3। ये भी एक टाइप का फर्टिलाइजर है जो आप कहीं से भी जाके खरीद सकते हो, पर फार्मर्स होते हैं वही फार्मर्स इनको यूज करते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा रिच टाइप के होते हैं, है ना। फार्मिंग भी कुछ टाइप्स की होती है, तो फिर वो भी हम समझेंगे, पर पहले ये करते हैं। NH4NO3 और NPK, ये कुछ एग्जांपल्स है फर्टिलाइजर के, और फर्टिलाइजर वही फार्मर्स खरीदते हैं जिनके पास ज्यादा मनी है और वो स्पेंड कर सकते हैं उनपे। नहीं तो मान लो कोई लोन लेके कर रहा है, तो लोन लेके फार्मिंग कर रहा है, तो फिर वो फर्टिलाइजर क्यों यूज करेगा, वो ऐसे अपने पैसे क्यों वेस्ट करना चाहेगा जब वो नेचुरल चीजों का यूज करके कर सकते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक यानी कोई चीज नेचुरल है, तो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो एकदम नेचुरल तरीके से की जाती है। आपने सुना होगा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स है, पर वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें जीरो केमिकल होता है, वो सारी चीजें मैन्योर से और नेचुरल चीजों से उगाई जाती है, और इसी वजह से उनको उगने में भी टाइम लगता है ना। और कोई चीज को आप ज्यादा टाइम दे रहे हो तो उसकी कॉस्ट भी तो ज्यादा होगी ना। एक तो आपको, है ना, बस उगा देनी है और नॉर्मल तरीके से बस फिर सेल कर देनी है, जल्दी जल्दी में कोई काम होगा इतने अच्छे से नहीं होगा, और वही जो चीज आपके लिए, आपको ज्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स देगी, आपके लिए ज्यादा हेल्दी होगी, वो आप खरीदोगे, पर उसका प्राइस भी हाई होगा, सेम ऑर्गेनिक क्रॉप्स की तरह। तो चलो अब हम आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इस टॉपिक पे आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। सबसे पहले, इट इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन विदाउट एनी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। अब देखो, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक का मतलब है कि मतलब उसमें सब कुछ नेचर मेड ही होगा, कुछ मैन मेड नहीं होगा, है ना। सब कुछ नेचर की बनाई हुई रिसोर्सेज को यूज करके ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो इसके अंदर ना कोई केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है, ना ही पेस्टिसाइड का यूज होता है, केमिकल पेस्टिसाइड्स, क्योंकि ये सारी चीजें ये इनऑर्गेनिक होती है और फैक्ट्रीज में बनी होती है, सिंथेटिक होती है, जो ह्यूमन ने बनाई होती है, ना कि नेचर ने। तो ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सॉइल को हार्म भी करती है।
ओके, there is max input of organic manure and recycle farm waste। इसका ये मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब पूरे जितना भी फार्म वेस्ट आता है, जितना भी ऑर्गेनिक मैन्योर आता है, ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे हमारा काउ डंग हो गया, मतलब हमारा नहीं, जैसे काउ डंग हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, और जितनी भी सारी चीजें होती है ना, ये ऑर्गेनिक मैन्योर और रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट में काउंट हो जाती है। तो इनको ही यूज किया जाता है, मतलब इनके अलावा कुछ यूज ही नहीं होता, मैन्योर के रूप में इनको यूज करते हैं। बायो एजेंट्स, बायो एजेंट्स क्या होता है? बायोलॉजिकल चीजें, कुछ चीजों को एजेंट कहा गया है यहाँ पे। ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी वो यूज होती है बायो फर्टिलाइजर प्रिपेयर करने। अब फर्टिलाइजर तो हमने पढ़े थे कि ये यूज ही नहीं करते, और फर्टिलाइजर पढ़े थे फैक्ट्री मेड होते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर, इनमें बायो वर्ड आया है, बायो यानी नेचर से कुछ रिलेटेड, तो नेचुरल चीजों को यूज करके जो फर्टिलाइजर बनते हैं उनको ही बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज करके बायो फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है, और वो एक बायो एजेंट हो गया जिससे बायो फर्टिलाइजर बनता है। ऐसे ही कई सारे बायो एजेंट्स होते हैं जिनसे बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं। नीम लीव्स एंड टर्मरिक, ओके, नीम लीव्स क्या होती है? नीम लीव्स यानी कि नीम पेड़ होता है ना, उसके पत्ते, और टर्मरिक यानी हल्दी, इन दोनों को यूज किया जाता है पेस्टिसाइड्स के रूप में। क्यों? इनसे क्या होता है, सारे इंसेक्ट्स भाग जाते हैं, जिससे अगर वो भाग जाएंगे तो फिर पेस्ट आएंगे ही नहीं, और पेस्ट नहीं आएंगे तो ग्रेन्स इजीली स्टोर हो जाएंगे और वो सेफ रहेगी। तो ना मतलब जो फैक्ट्रीज में जो पेस्टिसाइड्स बनता है उनका यूज ना करके यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का, जैसे नीम के पत्ते और टर्मरिक। फूड ग्रोन बाय दिस फार्मिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड। अब जो फूड इस फार्मिंग में हम उगाते हैं उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज है, फूड है वो, और ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक फूड हो गया। जैसे कुछ एप्पल्स होते हैं, उनको अगर आप अच्छे से उगाओगे तो वो ऑर्गेनिक हो जाएंगे। वैसे भी कई सारी अलग अलग चीजें होती है। ऑर्गेनिक फूड, आप कोई भी चीज को ऑर्गेनिक तरीके से विदाउट केमिकल यूज के उगाते हो उसे हम ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं। इन रिसेंट ईयर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज इंक्रीज्ड, मतलब इन अभी जो रिसेंट ईयर्स है ना कुछ, इनमें ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ती जा रही है और बढ़ चुकी है पहले से, ड्यू टू इंक्रीज्ड अवेयरनेस अमंग पीपल। अब देखो पीपल अवेयर होते जा रहे हैं, है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब टाइम जाता जा रहा है वैसे वैसे पीपल में अवेयरनेस आ रही है, साथ में मतलब अवेयरनेस के साथ साथ नॉलेज भी आती जा रही है, जिससे वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं चीजें अबाउट सेफ्टी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड फूड। अब देखो उनमें क्या अवेयरनेस आई है, उनमें ये अवेयरनेस आई है कि हमें सेफ रहना चाहिए, एनवायरनमेंट और फूड, मतलब जैसे फूड है वो भी हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, साथ में एनवायरनमेंट है उसे भी हमें अच्छे से रखना चाहिए। दोनों चीजें ही जरूरी है, दोनों चीजों को सेफ रखना चाहिए अच्छे से, है ना। तो जैसे जैसे अवेयरनेस इंक्रीज होगी सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। मान लो सब लोग अच्छा खाना चाहते हैं, कोई एक आदमी है जो बुरा खाना बना रहा है, कोई अच्छा बना रहा है, तो आप किसके पास जाना प्रेफर करोगे? अच्छे वाले के पास। तो बुरे वाले के पास कोई आएगा ही नहीं, तो क्या सोचेगा, एक काम करता हूं मैं भी अच्छा वाला ही खोल लेता हूं जिससे कि सब मेरे पास भी लोग आया करें। तो फिर वो उसने बुरे से अच्छा कर लिया, ऐसे इंप्रूवमेंट होता जाता है धीरे धीरे। वैसे ही इसीलिए इसमें इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज नाम रखा गया इस चैप्टर का। आई होप ये क्लियर हुआ। बस इस वीडियो में इतना ही, हमने हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है कि मतलब क्रॉप्स को कैसे फर्टिलिटी इंक्रीज करे क्रॉप्स की। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक करेंगे। कौन सा? क्रॉप, मतलब क्रॉपिंग पैटर्न्स करेंगे और इरिगेशन करेंगे। ओके, बाय बाय।